हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया था। अभी हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बाद जो मेन स्थल थे इसमें, वो थे चन्हुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग चन्हुदड़ो। या चन्हुदड़ो की बात करें तो ये सिंध नदी के किनारे पर है। ठीक है, सिंध नदी के किनारे पर है और ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। तो चन्हुदड़ो सिंध नदी के किनारे पर पाकिस्तान में है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर बहुत सारी कॉस्मेटिक मटेरियल मिला है, यानी आभूषण और जो कॉस्मेटिक सामग्री है वो यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर आभूषण मिले, ज्वेलरी, और खासकर इसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे श्रृंगार होता है। ठीक है, यानी कॉस्मेटिक चीजें, तो श्रृंगार की वस्तुएं, तो ये चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। और आभूषणों में खासकर मनके मिले हैं। मनके मतलब जो माला में यूज होते हैं। तो इस स्थल का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर यहाँ के लोग मनके यानी शिल्प कला जानते थे, और लिपस्टिक या जो भी कॉस्मेटिक मटेरियल है या जो सामग्री है श्रृंगार की, वो इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो महिलाएं इस चीज की शौकीन थी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कॉस्मेटिक चीजों का मिलना और ज्वेलरी का मिलना। तो ये वहां की इकोनॉमी के बारे में बताता है, और वहां की महिलाओं की जो प्रॉस्पेरिटी है या महिलाओं का फ्रीडम है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये था। तो ये समझ लेना है कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, यानी यहाँ के लोग जो हैं, जो धनाढ्य हैं या कह सकते हैं अमीर हैं, और जो महिलाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, है ना, महिलाएं जो है वो स्वतंत्र हैं। तो यही चीजें मेन बात आती है महिलाओं के बारे में, जो स्वतंत्र हैं, उन्हें ज्वेलरी का शौक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे पर है, और यहाँ पर कॉस्मेटिक और बहुत सारी ज्वेलरी की चीजें मिली हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चन्हुदड़ो के बाद वो है धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है, तो अगर धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा की बात करें तो ये धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, और ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, सिंधु सभ्यता का। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में एक सिंधु सभ्यता का स्थल है। यहां से एक स्टेडियम मिला है, स्टेडियम यानी खेल मैदान। ठीक है, यहां से खेल मैदान मिला है, या स्टेडियम कह सकते हैं, है ना, स्टेडियम मिला है। तो ये स्टेडियम मिला है। तो धौलावीरा सबसे पहले पूछेगा किस राज्य में है, तो गुजरात में है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यहाँ से खेल मैदान या स्टेडियम मिला है धौलावीरा से। और यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड टाइप का भी कुछ मिला है लिखने वाला। ठीक है, कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड भी मिला है, तो मतलब है कि कुछ पढ़ाई या शिक्षा की बात थी यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड मिला है यहाँ पे। और तो ये चीजें हैं धौलावीरा के बारे में। ठीक है, तो समझना ये है, समझना क्या है, बहुत कुछ आप निकाल सकते हो कि ब्लैक बोर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती थी, यानी समाज था वो शिक्षित था। अब वो क्या चीज पढ़ाई जाती थी ये नहीं पता किसी को। ठीक है, ये नहीं पता। उसके बाद खेल मैदान मिलने का मतलब यह है कि ये लोग खेल के शौकीन थे, और खेल वही होगा जहां पर प्रॉस्पेरिटी होगी, जहां पर संपन्नता होगी। तो हर चीज में जितने भी आप स्थलों को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का मतलब है उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग क्या क्या करते थे, है ना। तो ये था धौलावीरा। नेक्स्ट है इसमें सुरकोटडा। ठीक है, सुरकोटडा, ये भी गुजरात में है। ठीक है,
ये भी गुजरात में है, और ये भी सिंधु सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का एक, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यहां से क्या मिला है, यहाँ से घोड़े के अस्थियों मिलने के साक्ष्य मिले। घोड़ा जैसा जानवर है, इसको हम कहते हैं घोड़े की अस्थि पंजर। तो ध्यान रखना है, घोड़े की हड्डियां। अब देखिए क्या होता है, जो घोड़े की हड्डी है वो यहां से मिली है, या कुछ लोग बोलते हैं ये खच्चर है, ठीक है, खच्चर है। अब मैं सिर्फ आपको एक बताना चाह रहा हूं, ये सब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन अब तो पीसीएस में भी नहीं है, हड्डी कहाँ मिली। तो मैं आपको चीज बता दूं, एक चीज कि हम लोग इतिहास को बदल सकते हैं, ठीक है, इतिहास बदलता है, लेकिन जो है भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो नहीं बदलती, उसको बदलने में बहुत समय लगता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैल थी, गाय नहीं थी, ये क्या बात हुई, है ना। जब भाई घोड़ा है तो घोड़ी भी होगी। जो जानवर आज राजस्थान में हैं, जो जानवर आज पंजाब में हैं, वो सारे के सारे जानवर होंगे वहां पर, ठीक है, वो सारे के सारे जानवर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हाँ, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा और कभी आपको इंटरव्यू में इस तरह से घुमाते हैं वो लोग, तो आप सीधे उनको बोलना है कि जलवायु सेम रहती है तो जानवर और पेड़ पौधे भी सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर गाय है तो बैल नहीं है, बैल है तो घोड़ा नहीं है, घोड़ा है तो कुत्ता नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि क्या कोई अजूबा नहीं था वहां पे कि ये मतलब बैल थी गाय नहीं थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और इससे कोई बहुत बड़ा आज अब जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। तो ये था सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, या कुछ लोगों का कहना है ये खच्चर की हड्डी है, तो ये कहना इससे कोई लेना देना है भी नहीं। नेक्स्ट है आपका लोथल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोथल, ठीक है। जैसे हम गुजरात को देखते हैं ना, जैसे इस तरह से गुजरात है, तो लोथल की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, इस जगह पर, ठीक है। तो लोथल है वो यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात राज्य में है, और ये स्थल है किससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता से, ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थल है, और ये एक बंदरगाह है, ठीक है, ये एक पोर्ट है, मतलब ये बंदरगाह है। यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब ये होता है कि हार्बर, ठीक है, यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब है हार्बर, और हार्बर का मतलब है कि वो जगह जहां पर समुद्री जहाज खड़े होते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये समंदर है, तो जहां पर जहाज खड़ा होगा, जो एरिया में जहां पर जहाज खड़ा होगा, उस एरिया को हम लोग हार्बर कहते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना है कि पोर्ट जो बंदरगाह है वो स्थल पे होता है, और हार्बर है वो पानी में होता है। हार्बर पानी में होता है जहां पर जहाज खड़ा होता है, ठीक है। तो अब ये चीजें यहाँ पर मिली हैं। तो इस गोदीवाड़ा या हार्बर मिलने का मतलब ये है कि सिंधु घाट, इसका मतलब क्या है कि सिंधु घाटी के लोग विदेशी व्यापार करते थे, ठीक है, विदेशी व्यापार करते थे, इससे हमें पता चलता है। यानी वो अपने देश से अलग, यानी अपने राष्ट्र से अलग भी विदेशी व्यापार करते थे। और दूसरी बात कि ये लोग बोट बनाना जानते हैं, ये लोग बोट यानी नाव बनाना जानते हैं, ठीक है। तो ये लोग नाव बनाना भी जानते हैं, नाव बनाना भी जानते हैं, ठीक है। अगर ये नाव बनाना जानते हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग शिल्प कला जानते हैं, शिल्प कला, ठीक है। अगर विदेशी व्यापार हो रहा है
तो जाहिर सी बात है कि ये एक यहाँ पर विकसित सभ्यता है, ये विकसित सभ्यता है, जो हम विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, इसका पर्पज यही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे लोथल का मतलब क्या है कि गुजरात में है और ये सिंधु सभ्यता स्थल है। उसके बाद ये एक बंदरगाह है और गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है। गोदीवाड़ा से हम चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहां पर शिप खड़े होते थे, वो नाव बनाना भी जानते हैं, वो शिल्प कला भी जानते हैं, वो लोग विदेशी व्यापार से भी जुड़े हुए थे। इसका मतलब है यहाँ के लोग संपन्न यानी धनी लोग थे। ठीक है, तो ये था लोथल। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, शायद आवाज आपकी सभी की एक्टिव है, जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने किसी की आवाज को म्यूट नहीं किया। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर वनावली। ठीक है, वनावली, तो ये देखिए जो वनावली है वो कहाँ पर है, हरियाणा में, है ना। जो वनावली है वो हरियाणा में है। और वनावली में आपको बता दूं, जैसे आपने लिखा होगा कि पूर्व सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता, तो वनावली जो है यहाँ पर ताम्रपाषाण, ठीक है, ताम्रपाषाण और प्लस सिंधु सभ्यता, ठीक है, दोनों के साक्ष्य मिले वनावली से। ताम्रपाषाण यानी कैलकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों से यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे टेरिकोटा मिले हैं, टेरिकोटा, टेरिकोटा, खासकर एक मिट्टी का यहाँ पे बैलगाड़ी मिला है, बैलगाड़ी। ठीक है, तो बैलगाड़ी यहाँ पर मिला है, वो मिट्टी का बना हुआ है। तो जो टेरिकोटा होते हैं उसको आप जानते होंगे, टेरिकोटा मतलब है मिट्टी के खिलौने। तो वनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है, आपको ये चीज समझना है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ये स्थल दो सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। उसके बाद था टेरिकोटा, यहाँ से टेरिकोटा मिले। टेरिकोटा मतलब होता है मिट्टी के खिलौने, कच्ची या पक्की मिट्टी से बने हुए जो खिलौने होते हैं उनको टेरिकोटा कहते हैं। और ये अभी इस बार क्या हुआ है, हमारी सरकार का खिलौनों पे बहुत ज्यादा जोर है। खिलौने जो हैं टॉयज, जो टॉय फेयर अभी चल भी रहा है, शायद 27 फरवरी से 3 मार्च तक है, अभी टॉय फेयर चल रहा है। ठीक है, और वो वर्चुअल है, मतलब ऑनलाइन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन होता तो दिल्ली में होता। ठीक है, तो ये वर्चुअल है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले हमें जो खिलौने हैं वो कहाँ से मिलते हैं। वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्पेशली टेरिकोटा से मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे वनावली के साथ में स्थल। और भी ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिससे कुछ समझ जो बचा हो। अच्छा, हाँ, कालीबंगा की भी बात करेंगे। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा जो है वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है ना, जो हनुमानगढ़ वाला एरिया है वो वही है, हनुमानगढ़ जो पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो कालीबंगा में क्या है, दो चीजें जो मेन है वो ये हैं, यहाँ पे एक तो चूड़ियां मिली हैं, ठीक है, चूड़ियां, और यहाँ पे वेदिकाएं मिली हैं। वेदिकाएं मीन्स जिनसे लोग यज्ञ करते, देखा होगा आपने, इस तरह से एक हवन होता है, और एक जगह होती है जहाँ पे इस तरह से बना होता है, और इस तरह से जिसको वेदिका कहते हैं, यानी ये हवन होता है, यहाँ पर सामग्री जलाई जाती है, तो इसको हम वेदिका कहते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से दोनों जगह से वेदिकाएं मिली हैं, और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा इसीलिए इसका नाम रखा गया। काली रंग की चूड़ियां का मतलब मिलने का है कि ये लोग, पहली बात तो सिंपल सी आ गई कि चूड़ियों का मतलब है कि महिलाएं जो हैं वो आभूषण पहनती थी। ठीक है, आभूषण की शौकीन थी। नेक्स्ट बात है कि यहाँ के लोगों को शिल्प कला के बारे में पता था।
ठीक है, यहाँ के लोगों को शिल्प कला यानी स्कल्पचर होता है, स्कल्पचर के बारे में पता था। ठीक, और पूछेगा वो कलर्ड चूड़ियां मिली, ऐसा नहीं है जो केवल ज्यादा रंग नहीं है, केवल वहां पे काला और लाल दो ही रंग यूज होता है। काला रंग और लाल रंग आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आसानी से। ठीक है, और रंग मुश्किल होता है काला। और आप देखोगे आपने एक वर्ड सुना होगा मृद भांड, है ना, जिसको बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, पॉट्स ऑफ सॉइल। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको मृद भांड बोलते हैं। उनपे भी कलर काला और लाली है, ज्यादातर ब्लैक है। तो ये था कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां और वेदिकाएं मिली है। वेदिका का मतलब है ये लोग यज्ञ करते थे, है ना, ये लोग हवन करते थे, ऐसा इनसे मान सकते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। हो सकता है इन पे वो खाना बनाते हो, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आप एग्जामिनर पूछेगा आप कैसे श्योर हो कि ये लोग हवन ही करते थे, तो बस इसलिए श्योर है क्योंकि आज के समय में भी कुछ ऐसी चीजों पे हवन ही किया जाता है, खाना नहीं बनाया जाता। तो लेकिन हाँ 100% कहना मुश्किल है कि ये जो है वेदिकाएं हैं। ठीक, तो ये था कालीबंगा। और कोई पॉइंट था इससे, स्थल से? सर राखी गढ़ी। हाँ, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से राखी गढ़ी कहाँ पर है ये बताएं? ये भी हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। और यहाँ भी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता और एवं सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता दोनों के साक्ष्य मिले। यानी ये वो जगह है जहां पर पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों के मिले, है ना। जैसे आज की अगर हम बात करें, आज की बात करें, तो आज में अगर हम सपोज कीजिए पटना है, ठीक है, अगर हम पटना अगर हम सॉरी अगर हम पटना की खुदाई होती है, तो पटना में जो कैलिकोलिथिक एज है, पाषाण काल है, उसके भी एविडेंस मिलेंगे हमें। पटना में हमें महाजनपद के भी एविडेंस मिलेंगे। पटना में हमें मौर्य डायनेस्टी के भी मिलेंगे, बुद्ध के भी मिलेंगे, महावीर के भी मिलेंगे। पटना में हमें दिल्ली सल्तनत के भी मिलेंगे, पटना में मुगल के भी मिलेंगे, और पटना में आज के भी हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्थान पहले था जिस चीज का, अब ये इंडिया में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है रिलीजन को लेके, ठीक है, रिलीजन को लेके। कभी आपने देखा होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज जहां पर मंदिर है वो कल को वहां मस्जिद थी, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। मस्जिद से पहले फिर मंदिर रहा होगा, इसमें ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। मंदिर से पहले वहां पे कुछ नहीं होगा। तो ये झगड़ा तो गलत है कि यहाँ इसके पीछे ये साक्ष्य मिले, है ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, आपके सामने भी आ सकता है कि जो जब भी कल्चरल डिस्प्यूट होता है तो लोग कहते हैं कि जो भी मुसलमान हैं वो सब पहले हिंदू थे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है। तो मुसलमान ये भी कह सकते हैं कि 1857 से पहले सब मुसलमान थे, ये भी कह सकते हैं वो लोग, है ना। 1206 से लेकर 1857 तक मुसलमान थे। तो ये सब कंट्रोवर्सी है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हरियाणा में यहाँ पे हरियाणा में जो राखी गढ़ी है, यहाँ पे हल मिला है। हल मतलब किसका? मिट्टी का हल, मिट्टी का हल। इस मिट्टी का हल का मतलब क्या है? ये टेरिकोटा है,
तो बस सिंपल से इतना समझाना था कि राखी गढ़ी से यस गैलेक्सी बोल सकते हैं, आपने हैंड राइज किया है, मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी आप लोगों के हमारे पास तक आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मैसेज भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो ये था राखी गढ़ी, हरियाणा में है, और पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के साक्ष्य। पहले साक्ष्य क्या है, इसमें आपको ताम्रपाषाण काल है, पाषाण काल है, उसकी बात करेंगे। गैलेक्सी J7 प्राइम नाम लिखा कीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये था राखी गढ़ी, ठीक है। अब सीधे सीधे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन पर, वो लोग कैसे जीते थे। तो लिख लीजिए लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो सबसे पहले है, सबसे पहले इसमें है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले है अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है उसमें समाज, तीसरा पॉइंट है संस्कृति, और चौथा पॉइंट है प्रशासन, प्रशासन या शासन। इसकी हम इतने पॉइंट में बात करेंगे, ठीक। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। देखो जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं हमारे सामने। पहला पॉइंट ये आता है कि हम लोग कृषि करते हैं या सेवा क्षेत्र जुड़े हुए हैं। तो पहली बात है ये समाज जो है नगरीय समाज है। नगरीय समाज, नगरीय समाज क्या है, यहाँ पर उद्योग और व्यापार है। यहाँ पर नगरीय समाज है, यहाँ पर उद्योग और व्यापार है, ठीक। यानी यहाँ पर जो कृषि है वो कम है, कृषि यहाँ पर कम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें व्यापार कैसा है, व्यापार जो है वो देसी और विदेशी दोनों है। व्यापार देसी और विदेशी दोनों है, ठीक है। अब देसी कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि भारत के अंदर, यानी भारत का मतलब क्या है, सिंधु घाटी का जो एरिया है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, सिंधु घाटी एरिया जो है वो, तो यानी इनका जो व्यापार है वो देसी यानी आंतरिक, विदेशी मतलब बाहर, बाहरी। तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों व्यापार है। अब थोड़ी सी मैं बात आपको ये बता देता हूं कि जो उनका आंतरिक व्यापार है वो तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे, लेकिन विदेशी व्यापार है वो किस तरफ है, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो विदेशी व्यापार इनका पश्चिमी जगत के साथ है। पश्चिमी जगत का मतलब जो खाड़ी देश है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि इनका जो व्यापार है वो पश्चिमी जगत के साथ है, यानी जो पश्चिमी जगत है या वेस्टर्न है उसके साथ है, खासकर खाड़ी देश, ठीक है। खाड़ी खाड़ी देशों के साथ है इनका व्यापार। मेरी बात समझ आ रही है। तो व्यापार है वो पश्चिमी देशों के साथ है। कभी वो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस देश से नहीं होता था, उसमें ऑप्शन होगा ईरान, इराक, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, क्योंकि ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया ये तीनों के तीनों पश्चिम में है। तो थोड़ा यहाँ पे ज्योग्राफी का भी आप हेल्प ले सकते हो मैप के लिए, ठीक है। तो विदेशी व्यापार में खाड़ी देश शामिल है इसमें, और पश्चिमी जगत वो कंट्री है। और इनका जो व्यापार होता था वो अभी ये क्लियर नहीं है
कि व्यापार के लिए वो करेंसी कौन सी यूज करते थे, क्या वस्तु विनिमय था या क्या था, क्योंकि कोई भी करेंसी नहीं मिली है। तो मोस्टली ये मानते हैं यहाँ के लोग वस्तु विनिमय करते थे, यानी वाटर सिस्टम करते थे। लेकिन वाटर सिस्टम से व्यापार कैसे हो सकता है? छोटा मोटा तो ठीक समझ में आता है, एक लेवल पे छोटे से गांव में बैठ गए, इनकी करेंसी रही होगी, और जो करेंसी होगी वो कांसे की होगी, ठीक है। ये मोहर यूज करते थे, है ना। ये जो करेंसी है वो करेंसी यूज करते थे, और जो करेंसी इनकी होती थी वो कांस एवं सेल खड़ी पत्थर, ठीक है। एक सेल खड़ी पत्थर होता था, वो हल्का होता था। तो इनकी जो मुद्रा है वो मोहर, किसकी मोहर बनी होती थी? सेल खड़ी की, और साथ में कांसे की मुद्रा। यहाँ पर लोहा नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है मेंस में कि अच्छा आप कैसे कह सकते हो यहाँ पे करेंसी थी? तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार विदाउट करेंसी सरवाइव नहीं कर सकता। हाँ, छोटे लेवल पे ठीक है, किसी मोहल्ले गली में आप बैठ गए, आपने किसी को गेहूं दे दिए, बदले में आपने मक्का ले ली, है ना। आपने किसी को गाय दे दी, बैल ले लिया, अब ये तो ठीक है। इसके साथ होता ये था कि ढूंढना पड़ता था कि हमारे पास अगर गेहूं है तो पहले रिक्वायरमेंट है कि हमें टमाटर चाहिए, तो टमाटर वाला ढूंढना पड़ेगा। फिर टमाटर वाले को गेहूं चाहिए कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम थी। तो वस्तु विनिमय में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कभी आपको इकोनॉमी में लिखना पड़े कि वस्तु विनिमय में क्या प्रॉब्लम थी। मान लीजिए आप गए बाजार में गेहूं लेके, करेंसी नहीं है, और आपको गेहूं आपके घर में बहुत है, बस सब्जी नहीं, और सब्जी आपको लेने हैं आलू या टमाटो। तो टोमेटो जो बेच रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको नमक चाहिए, उसको गेहूं नहीं चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसमें वस्तु विनिमय में, कि दोनों की नीड्स मिलनी चाहिए, तब हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हम वस्तु विनिमय करने गए, पता चले हम ले तो गए गेहूं, हमें जरूरत थी टमाटर की, उसने दे दिया हमें कुछ और, बोला ई ले जाओ सरसों, है ना। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो समझ गए आप, अर्थव्यवस्था में नगरीय समाज है ये, यानी यहाँ पे सेवा क्षेत्र ज्यादा विकसित है, उद्योग और व्यापार, यहाँ पे उद्योग और विकसित विकसित है। उसके बाद है कृषि कम होती है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो काफी कम होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब एक उद्योग समाज है, जब एक नगरीय समाज है, जब एक व्यापारिक समाज है, तो कृषि खुद ब खुद कम हो जाती है। उसके बाद था व्यापार। तो व्यापार आप समझ गए, दोनों है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। और मुद्रा उसको सील कहते हैं, और इससे विदेशियों से व्यापार था, उसके दो प्रमाण हैं, ठीक है। अब लोगों ने एक देखा होगा, सुना भी होगा, दूसरा मैं बताता हूं आपको, जस्ट अभी कुछ देर पहले बात की है। पहला प्रमाण है कि मेसोपोटामिया में कुछ अभिलेख मिले हैं, वहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, मेलुआ, मेलुहा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेलुहा किसे कहा जाता है, तो मेलुहा कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। कहां पर? मेसोपोटामिया के साहित्य, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में, है ना। मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया है वहां के साक्ष्य में। तो यानी वहां का जो साक्ष्य है, वहां का जो एविडेंस है, वहां पे वर्ड मिला है मेलुआ। और मेलुआ जो वर्ड यूज हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए था। इसका मतलब ये है कि वहां, यहाँ की मोहर वहां पर मिली है, वहां की मोहरें यहाँ पर मिली है। तो जाहिर सी बात है कि व्यापार होता था। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा एविडेंस और भी है, जैसे हमने कहा कि इनके पास नाव थी, इनके पास गोदीबाड़ा है, इनके पास जहाज है। तो इसका मतलब है कि जहाज में ये घूमने तो नहीं जाते होंगे, जाहिर सी बात है। जहाज होने का मतलब है, शिप होने का मतलब है कि ये लोग विदेशी व्यापार करते थे।
तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ये, आप अर्थव्यवस्था समझ गए होंगे, इनकी एक विकसित अर्थव्यवस्था है, उन्नत अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, तो नगरीय है ये भी क्लियर है, उद्योग व्यापार है ये भी क्लियर है, कृषि काम है ये भी क्लियर है, और व्यापार है वो दोनों है। नेक्स्ट, अब मेलोआ वर्ड लिख लेना आप कहीं पर, कई बार पूछा गया स्टेट वगैरह में, है ना, स्टेट वगैरह में बहुत बार यूज होता है कि मेलुआ क्या है, तो मेलुआ वर्ड ये कई बार पूछा गया है। तो मेलुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किया गया शब्द है, कहां पर, मेसोपोटामिया के एविडेंस में। तो ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सोसाइटी, समाज, है ना। देखो समाज की बात करते हैं, तो समाज में जब भी हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं मेनली, 3 पॉइंट। पहला ये कि जो सोसाइटी है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड है। सोसाइटी मतलब पीपल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, पीपल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, जो भी लोग हैं वो किस तरह से डिवाइड है, क्या कास्ट में डिवाइड है, क्या वो रिलीजन में डिवाइड है, या कुछ और है। तो पहला बात कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है वो क्या है, तो देयर इज नो एविडेंस कास्ट सिस्टम, नो एविडेंस वर्ना सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। दूसरा है कि यहाँ पर जाति व्यवस्था भी नहीं है, जाति व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो जाति व्यवस्था नहीं है, और तीसरा पॉइंट आता है, जाति व्यवस्था भी नहीं, तीसरा पॉइंट आता है सोसाइटी पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। समझ रहे मेरी बात, स्त्री और पुरुष में कैसा संबंध है, कैसा संबंध का मतलब कि वो लोग बराबर का सम्मान देते हैं दूसरे को, या स्त्री की स्थिति कमजोर है या पुरुष की स्थिति कमजोर है। तीसरा पॉइंट ही आता है। पहला पॉइंट वर्ण सिस्टम, दूसरा पॉइंट जाति या धर्म, तो ना तो यहाँ पे वर्ण सिस्टम नहीं है तो रिलीजन कैसे होगा। उसके बाद आता है मेल एंड फीमेल। मेरी बात समझ गए ना, 3 पॉइंट पे जब भी ध्यान देना। मान लीजिए हम बात करते हैं, चलो यूके की महिलाओं की, यूके की समाज की बात करते हैं, तो हम यही तो बोलेंगे यार यूके में या यूएस में जो जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अब क्रिश्चियन में भी 2 तरह के लोग होते हैं, वो आप जानते हैं। फिर देखेंगे अच्छा ये बताओ कि कास्ट क्या है, बोला कास्ट वही 2 पार्ट में डिवाइड है। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है महिलाओं की स्थिति क्या है, तो बोलेंगे नहीं वहां पर इक्वल राइट है, यूके और यूएस में सेम चीज यहाँ पर है। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं है समाज में, जाति व्यवस्था नहीं है, और खासकर जो फीमेल हैं उनकी स्थिति बेहतर है, यानी ये मात्र सत्तात्मक समाज है, यानी यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा स्थिति अच्छी है महिलाओं की। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता है, स्त्री पुरुष समानता है, और ये स्त्री प्रधान समाज है। समाज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि कोई रिटन मटेरियल नहीं मिला है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं था, क्योंकि ये डेवलपमेंट बताता है। क्योंकि जो कहीं का विकास है, चाहे वो कोई परिवार हो या कोई सोसाइटी हो या कोई रिलीजन हो या फिर कोई भी हो, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन मिनिमम होंगे, जहां पर भेदभाव कम से कम होंगे, वो सोसाइटी और वो समाज, वो फैमिली, वो डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे संस्कृति की। संस्कृति का मतलब है ये लोग मतलब सुपर पावर किसको मानते हैं, तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा। ठीक है, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं।
अब प्रकृति की पूजा का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। ये पेड़ की पूजा करते हैं, आजकल भी चल रही है। ये मतलब जानवर की पूजा करते हैं। ये लोग एक मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की भी पूजा करते हैं, ठीक है। जो पशुपति नाथ की जो बात कर रहे हैं ये लोग, उसकी बात करें, पशुपति नाथ, है ना। तो ये लोग हैं। और एक जगह संस्कृति में का मतलब है कि यहाँ जो पूजा कराने का काम कौन करता था, तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे पुरोहित था या कोई और था, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई तो ऐसा होगा जो मैकडॉनल्ड का अल्लाह हो मैं मैकडॉनल्ड का अल्लाह हो ये है ना, वो है ना, अल्लाह हो मैं घरे अल्लाह हो। कोई तो ऐसा होगा जो इस तरह के एक्टिविटी करवाता होगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, यहाँ पूरे संस्कृति में, पूरे सिविलाइजेशन में जो एक ही वर्ड निकल के आता है वो होता है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग, तो व्यापारी वर्ग द्वारा ही शायद सांस्कृतिक क्रियाएं कराई जाती थी, ठीक है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहां पर पुरोहित नहीं था, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन सारी क्रियाओं को करवाता होगा, क्योंकि वहां पर वेदिका मिली है। तो वेदिका का मतलब ये है कि हवन या पूजा पद्धति होती थी, ठीक है। और दूसरी बात है कि दो यहाँ पे मूर्तियां मिली हैं, एक पशुपति नाथ की जो मूर्ति बोलते हैं, है ना, जो पशुपति नाथ की मूर्ति है उसकी बात होती है, और दूसरी जो पुरोहित मिट्टी की मूर्ति मिली है उसकी बात होती है। तो पुरोहित की बात को साबित करने के लिए आपके पास 3 पॉइंट हैं। पुरोहित था, इस बात के प्रूव करने के लिए आपके पास 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट वेदिका का मिलना, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट कि पुरोहित की खुद की मूर्ति मिलना, और तीसरा है पशुपति नाथ की मूर्ति को मिलना। तो जो पशुपति नाथ जो बता रहे हैं वो मूर्ति है, तो ये चीज है। कभी आपसे पूछेगा कि कैसे, नहीं, है ना। तो ये चीजें हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कह सकते। जैसे आप ये कह सकते हो, यस। सर पशुपतिनाथ की मूर्ति से क्या साबित होता है? वो पशुपति नाथ हम आज कहते हैं, लेकिन वो मूर्ति पशुपति नाथ की है या नहीं है, मतलब ऐसा एक कोई देवता है, वो बैठे हुए हैं और ऊपर उनके एक मुकुट है, तो ऐसा लगता है वो किसी भगवान की है। लेकिन आजकल हम उसको पशुपति यानी शिव जी से जोड़ के देख रहे हैं। तो पशुपति शिव जी से का मतलब है कहीं न कहीं धार्मिक क्रियाएं होती थी। लोग, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रूफ करना हो कि धार्मिक या सांस्कृतिक क्रियाएं नहीं होती थी, तो इसके लिए 3 प्रमाण हमारे पास हैं, है ना। 3 चीजें हैं कि होती थी। और कौन कराता था, उसके लिए पुरोहित का एक मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। क्योंकि ये चीज, सारी चीजें ठीक है, अगर वेदिका नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेदिका का मिलने का मतलब ये, तो ये चीजें हैं। और फिर सारी चीजें ये एक बार में खारिज भी हो सकती हैं कि आपके पास कोई रिटन नहीं है। सामने वाला ये भी कह सकता है, जिस आप वेदिका की बात कर रहे हो सकता है खाना बनाने के लिए हो, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। फिर कह सकते हो कि जो मूर्ति मिली है वो शिव जी की तरह तो नहीं है, आप कैसे कह सकते हो, तो वो पॉइंट भी खारिज है। तीसरी, जो पुरोहित की फोटो जो बता रहे हैं ये लोग, तो वो सिर्फ एक मूर्ति है, इसके दाढ़ी है और वो कुछ कपड़ा से ऐसे लपेटे हुए हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि पुरोहित है। दोनों तरह के प्रमाण है, एविडेंस है, मानो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर वो ये चाहें कि ये प्रूफ करो कि यहाँ पर सांस्कृतिक क्रियाएं होती थी, तो आप वेदिका का नाम लोगे, आप पशुपतिनाथ की मूर्ति का नाम लोगे, आप पुरोहित की मूर्ति का नाम लोगे, है ना, ये चीज। फिर वो लोग
आप कहोगे कि नहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो वो उधर से कहेंगे ये फिर क्या है। तो फिर आप भी कह सकते हो कि आप या हम ये कैसे मान लें कि जो वेदिका है वो पूजा ही करते थे। मतलब आपको दोनों बातें समझना है, डिपेंड करता है उधर से क्वेश्चन क्या आ रहा है, आंसर आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि वेदिका ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि वहां पर यज्ञ होते थे, और यज्ञ होते थे इसका कोई प्रूफ कोई रिटिन में नहीं है, हो सकता है उस पर खाना बनाया जाता हो। तो डिपेंड करता है, आपका स्ट्रांग रहना चाहिए दोनों चीजें। कल्चरल एक्टिविटी प्रूफ करना हो तो भी स्ट्रांगली प्रूफ करना है, और उसको नकारना हो तब भी स्ट्रांगली नकारना है। बस यही पॉइंट होता है। प्रशासन में ये बहुत जरूरी होता है कि जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा लगे कि सच है, बस। ठीक है, ये चीज है। और प्रशासन में क्या, हर जगह है ना, तो जानवर की, पेड़ की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी होती है, अभी भी होती है, हम लोग इंडिया में करते हैं जानवर की पूजा। आज भी गाय की पूजा होती है, ठीक है, और मूर्ति पूजा तो खैर है ही है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये आ गया संस्कृति में। हाँ ये है, एक चीज बस याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई धार्मिक स्थल नहीं मिला है, नो एविडेंस रिलीजियस मोन्यूमेंट। ठीक है, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं मिला है, कोई भी धार्मिक स्थल, ठीक है, कोई भी धार्मिक स्थल यहाँ पे नहीं मिला है। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे बोल देते हो ये संस्कृति या ये सभ्यता सेकुलर थी, या सीधे सीधे बोल देते हो ये गैर धार्मिक लोग थे, तो सीधे आप पे तीन तरफ से काउंटर होगा, 3 पॉइंट की तरफ से, वेदिका से, मूर्ति पुरोहित से और मूर्ति से, तीनों तरफ से काउंटर होगा और आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है प्रशासन और शासन। ये सारा एनालिसिस आप तब कर पाते हो हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में जब आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ते हो, वैसे नहीं हो पाएगा। वैसे हम लोग रट लेते थे यार, कहाँ से मिला है पुरोहित, हड़प्पा से, अच्छा मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, इतना कर लेते वही सफिशिएंट है, उससे आ भी जाता था, पास भी हो जाते थे। तो अब मूर्ति से हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। ये चेंजिंग है 2004 से 2021 या 22 में ये चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रशासन की। तो प्रशासन में यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग है वो ही शासन करता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि व्यापारी वर्ग है वो शासक रहा होगा। ठीक है, अधिकांश विद्वानों का मानना है व्यापारी वर्ग ने शासन किया होगा। बाकी जो प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ का नगर नियोजन बहुत फेमस है, नगर नियोजन, नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। ठीक है, जल निकास प्रणाली, तो दो चीजें यहाँ की बहुत फेमस हैं। व्यापारी वर्ग, अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं, अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ का जो शासक है वो व्यापारी वर्ग किया करता था। अब व्यापारी वर्ग आप लोग बड़े या वैश्य नहीं मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिस्टम नहीं आया है, इसलिए हमने वैश्य नहीं लिखा, हमने लिखा व्यापारी वर्ग, यानी जो ट्रेड करता है। दूसरा था इसमें नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या है, यहाँ पे सारी की सारी गलियां जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती है, एक दूसरे को यहाँ की गलियां 90 डिग्री पर क्रॉस करती है। अगर आप कभी चंडीगढ़ गए हो तो आपने देखा होगा इंडिया में दो जगह मिलती हैं, एक तो जयपुर में है, जयपुर अगर आप जाओगे मार्केट में तो आपको बिल्कुल गली भूल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा किस गली में घुसे थे, कहाँ से निकलना है। और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ, इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति, हिंदी में इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति, मतलब एक दूसरे चौकोरे नेट। और ये तब डेवलप होता है जब बहुत अच्छा प्रशासन हो,
वरना तो आपको पता ही है, दुनिया गांव का छोड़ो, दिल्ली में अगर आप आओगे, कुछ एक एरिया छोड़ के पूरा दिल्ली कहीं से कहीं गली निकल रही है, कहीं से गली, कोई मतलब ही नहीं है, कहीं से मोड़ है, कहीं से निकलना है, कहीं से एंट्री है, कहीं से एग्जिट है, कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया के जो कैपिटल है वो भी वेल प्लान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था है, जो उनका अधिवास है, वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित है, यानी एक दूसरे को सड़कें काटती हैं। और ये तभी हो पाता है जो बहुत विकसित हो, बहुत कंट्रोल हो सिस्टम का। यहाँ कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ तो है ना, मंदिर बन गया बीच में तो खत्म, मस्जिद बन गई तो बात रुक गई। तो ये चीजें आ जाती हैं। और जल निकास प्रणाली, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा है, हमारे पूरे देश में, कि पक्की नालियां इस समय बनी थी। जल निकासी प्रणाली, दो चीजें थी जल निकासी प्रणाली में यहाँ पर, एक तो सारी की सारी नालियां पक्की बनी थी, और दूसरी बात थी कि सारी की सारी नालियां जो ईंट थी उससे कवर, मतलब पूरे कवर की हुई, ढकी हुई थी, कोई भी नाली खुली नहीं थी। कभी आप देखिए, जिनको मेट्रो सिटी बोला जाता है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, है ना, मतलब समझ रहे हो ना, नाले क्या है, कुछ एरिया ही बंद है। इन मेट्रो सिटी में 60% नालियां खुली हुई, 60%। दिल्ली का तो मुझे पता है, कोलकाता का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब हम कैपिटल की नालियों को नहीं कवर कर पा रहे हैं तो लोकल डिस्ट्रिक्ट का तो बात ही अलग है। तो ये था कि जल निकासी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो तीन चीजें थी प्रशासन में मेन, ठीक है। तो ये था, तो ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और प्रशासन। अब बताएं, कोई डाउट हो यहाँ तक कुछ तो? नो सर। अभी हम लोग कल टॉपिक डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति को, ठीक है। कल की हेडिंग डाल दीजिए वैदिक संस्कृति। बुक्स से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और टॉपिक को टॉपिक की तरह पढ़ेंगे तो बहुत छोटा है। सिंधु घाटी सभ्यता इतना कुछ लिखा हुआ है, तो वैदिक कल्चर, ठीक है। तो ये हम लोग कल से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, ठीक है। निखिल यादव, आपका आवाज भी नहीं खुला है, आपका माइक भी नहीं खुला आपका। जी सर। समझ में आया क्लियर? जी सर। ओके, तो ये कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे।